Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This is class 10th history, chapter number 5, print culture and the modern world. This is the lecture number 2nd of this chapter. Let us start today's first topic. Johann Gutenberg and the printing press. एक्चुअली में इसका पूरा नाम था जॉन गुटेनबर्ग, जो कि 1400 में मीन्स एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पे पैदा हुए थे। उन्होंने ही सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको बनाया था 1439 में, और उसके बाद 1448 में इन्होंने उस प्रिंटिंग प्रेस को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाई थी। अगर हम बात करें, जॉन गुटेनबर्ग जो थे उनका फादर एक मर्चेंट था। मर्चेंट इसके अलावा अगर हम बात करें जिस जगह पे वो पैदा हुए थे वहाँ के पे इर्द गिर्द में काफ़ी ज़्यादा जो खेत खलियान वगैरह थे, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी क्लोजली वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस को देखा था। वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस इस तरह की मशीन थी जिनसे ऑलिव से उनका जो हम कह सकते हैं ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते थे, निकालते थे, और इसी तरह से जो ग्रेप्स वगैरह थे उनको क्रश करके उनसे जूस लिया जाता था। तो इस तरह की मशीनें वगैरह जब उन्होंने देखी, इसके अलावा जो आर्ट था, आर्ट में भी उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो ट्रिंकलेट्स वगैरह थे, एक्चुअली पीस ऑफ ज्वेलरी वगैरह बनाने में भी वो काफ़ी ज़्यादा माहिर थे, और इसी टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी प्रिंटिंग मशीन बनाने के लिए, जिसमें ऑलिव प्रेस का स्टाइल उन्होंने अपनाया। और दूसरा जो ट्रिंकलेट्स वगैरह या मोल्ड्स वगैरह वो ऑर्नामेंट्स के लिए बनाते थे, उसी हिसाब से रोमन अल्फ़ाबेट्स उन्होंने बनाए। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा गया है कि पहली बुक जो उन्होंने प्रिंट की वो थी बाइबल, लेकिन अगर रिसर्च करेंगे इसके मुतालिक तो बाइबल से पहले भी कुछ ग्रामर या कुछ पोएट्री वगैरह उन्होंने प्रिंट की थी, मगर बाइबल एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने लिया, जिसके लिए उन्होंने लोन भी लिया। तो उन्होंने बाइबल को बनाया। तकरीबन इनकी जो ये मशीन थी, जो मैक्सिमम अगर हम देखिए उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था उसमें लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा था। तो 3 सालों में उन्होंने 180 कॉपीज़ बाइबल की बनाई। तो ये जो बाइबल की कॉपीज़ उन्होंने बनाई, इसमें से 49 कॉपीज़ आज भी मौजूद है, जिनको गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है, क्योंकि गुटेनबर्ग ही वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले बाइबल को प्रिंट किया। इसके अलावा जब वो प्रिंट करते थे तो तकरीबन एक पेज पे 42 लाइन्स आती थी, जिससे कागज़ वगैरह भी बचता था। तो इनकी जो बाइबल्स थी 2 किस्म की थी, एक जो पेपर पे वो प्रिंट करता था, और दूसरा वेलम पे जो एनिमल स्किन होता है उस पर वो प्रिंट करते थे। तो अगर हम देखें, जो पहले लोग थे वो लोग हाथों की लिखी हुई किताबों को ही ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अगर हम बात करें जो ये प्रिंटिंग प्रेस था जो कि जॉन गुटेनबर्ग ने बनाया था, इसमें जब बाइबल की कॉपीज़ को इन्होंने प्रिंट किया तो उसमें जो बॉर्डर्स वगैरह थे या बीच में कुछ जगहों पे उसको खाली रखा जाता था, ताकि वहाँ पे जो हाथों से जो लोग हैं वो उस पर आर्ट वगैरह के ज़रिए या कैलीग्राफी के ज़रिए कुछ तस्वीरें वगैरह बनाए। तो इस तरह से अगर हम बात करें, एक बाइबल की जो कीमत होती थी उस वक्त, जो क्लर्क हुआ करता था, एक क्लर्क की जो तनख्वाह 3 सालों तक होती थी, उतनी कीमत एक बाइबल की हुआ करती थी। तो अगर हम देखें तो ये प्रिंट ज़्यादातर अमीर लोगों के लिए किया जाता, और जो डेकोरेशन वगैरह वो खुद करा देते अपनी चॉइस के हिसाब से। कहा जाता है कि तकरीबन 100 सालों में 1450 से लेकर 1550 तक तो काफ़ी ज़्यादा ये जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह था ये ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैलने लगा। पहले इसको स्टार्ट किया था जर्मनी ने, क्योंकि जॉन गुटेनबर्ग जो थे वो जर्मनी के थे, तो फिर उसके बाद जर्मनी के अलग अलग इलाकों में ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह फैलने लगा। उसके बाद हमने देखा कि उन्हीं प्रिंटर्स ने यूरोप की बाकी कंट्रीज में भी ये प्रिंटिंग प्रेस फैलाना शुरू किया। तो अगर हम देखें, कहा जाता है कि 20 मिलियन बुक्स लास्ट हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में तैयार किए गए, और 200 मिलियन
इन 16th सेंचुरी। तो इसका मतलब जब किताबें इतनी ज्यादा मकदार में बनने लगी, इसको हम कहेंगे प्रिंट रेवोल्यूशन। तो काफी ज्यादा चेंज आ गई प्रिंट वर्ल्ड में, क्योंकि पहले पहले लोग हाथों से ही लिखते थे। अगर हम देखें, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि जो हाथों से किताबें लिखी जाती थी, तो उनको कॉपी करना, उसी तरह से लिखना काफी ज्यादा मुश्किल काम था। उस तरह से ज्यादा कॉपीज बिकती नहीं थी, और वो महंगी भी पड़ती थी लोगों को। लेकिन हैंड प्रिंटिंग से जब मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ लोग बढ़ने लगे, इससे रेवोल्यूशन आ गई। आपको ये भी याद रखना है कि मैकेनिकल प्रिंटिंग जो जोहान गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया, इससे पहले भी प्रिंटिंग हुआ करती थी, जिसको हम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते थे, जो यूरोप में इंट्रोड्यूस किया था मार्को पोलो ने, जो चाइना से आया था। लेकिन वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ज्यादातर जो पिक्चर्स वगैरह थी उसी के लिए सुटेबल रखा जाता था। तो उससे क्या करते थे, उससे कैलेंडर्स, प्ले कार्ड्स वगैरह पर प्रिंट वगैरह कराया जाता था। लेकिन लिखाई के लिए ये प्रिंटिंग मशीन काफी ज्यादा मकबूल हुई और आज तक चलती आ रही है। लेकिन इसमें काफी ज्यादा बाद में इनोवेशंस वगैरह आ गई। यहाँ पे ये जो कॉपीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये प्रिंटिंग मशीन यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ, ये रेप्लिका है, डुप्लीकेट बनाया गया है, जो जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंट मशीन बनाई थी, इन्वेंट की थी, उसी तरह की इन्होंने यहाँ पे एक बनाई है। और ये जो पेजेस है, ये बाइबल के है, जो गुटेनबर्ग बाइबल, जो जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंट किए थे। इसमें ये बॉर्डर्स ऐसे ही छोड़ दिए गए थे, जिस पर अलग अलग कारीगरों ने इस पर फिर नक्काशी की। इसके अलावा जो इलस्ट्रेशंस वगैरह बाइबल से लिए गए हैं, वो भी खाली रखे गए हैं और उनको भी फिल किया है कैलीग्राफर्स वगैरह की मदद से। तो इस तरह की, मैंने पहले ही कहा, 49 बाइबल अभी भी मौजूद है। प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो प्रिंट रेवोल्यूशन क्या थी, इसका इम्पैक्ट क्या था? सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये प्रिंट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स चेंज, तो चाहे गवर्नमेंट को चेंज किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे नॉन डेमोक्रेसी आती है, वहां पे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप लाते हैं, तो उसको भी हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसी तरह से एक जमाना था कि सिर्फ अमीर लोग ही मतलब पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन अब आम लोग भी नॉलेज, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, अथॉरिटीज के मुतालिक जान सकते थे, पढ़ सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन थी, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। तो नए लोग पढ़ाई की तरफ आए। जब ज्यादा से ज्यादा किताबें प्रिंट होनी शुरू हो गई, तो जो कॉस्ट ऑफ बुक्स था वो रिड्यूस होने लगा। इसको भी हम प्रिंट रेवोल्यूशन ही कहेंगे। तो मार्केटर्स ने जैसे सैलाब सा आ गया किताबों का, हर एक जगह पे हमने क्या देखा कि लाइब्रेरीज बनी हुई है, जो बुक सेलर्स वगैरह है उनके पास काफी ज्यादा बुक्स वगैरह अवेलेबल है। तो पहले पहले एलिट क्लास जो होता था, उन्हीं को परमिशन मिलती थी कि वो किताबें वगैरह पढ़ सकते थे। तो कॉमन लोग सैक्रेड टेक्स्ट्स वगैरह सिर्फ सुन सकते थे चर्च वगैरह में जाकर। तो इसके अलावा अगर हम देखें, प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले जब हाथों से ही प्रिंट हुआ करता था या वुड ब्लॉक से इलस्ट्रेशंस वगैरह छपाई जाती थी, उस वक्त किताबें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। अब जो इलिटरेट लोग थे, अब वो भी सुन सकते थे, पढ़ सकते थे। फॉर एग्जांपल जो लोग अब पढ़ते थे, वो भी तो किताबें वगैरह पढ़कर मतलब दूसरों को सुना सकते थे। तो ये जो ओरल कल्चर था, अब ये चेंज होने लगा प्रिंट कल्चर में। पहले लोग जबानी सुना करते थे, अब लोग पढ़ भी सकते थे और दूसरों को भी सुना सकते थे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, प्रिंटर्स स्टार्टेड पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स, फोक टेल्स। आपको याद होगा पहले चैप्टर में जब मैंने कहा था कि ग्रिम ब्रदर्स जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाकर जो फोक टेल्स, फोक लोर्स वगैरह थे वो जमा किए। इसी तरह से उन्होंने जर्मनी की जो डिक्शनरी है, जर्मन लैंग्वेज की डिक्शनरी 33 वॉल्यूम्स में लिख डाली। तो ये प्रिंट की बदौलत ही हुआ। तो अगर हम देखें यहाँ पे अब रीडिंग मटेरियल वगैरह लोगों के सामने मौजूद था, किताबें मौजूद थी, तो अब कैसे लोग इससे महरूम रहते। इसके अलावा रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट।
तो रिलीजियस डिबेट्स होने लगे। पहले पहले जो अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल जो क्लर्जी क्लास था, मेंबर्स ऑफ चर्च थे, वही रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ सकते थे या उनके बारे में लोगों से मतलब लोगों को बोलते थे। लेकिन अब फियर ऑफ प्रिंट होने लगा, प्रिंट का खौफ होने लगा उन लोगों के अंदर। किस तरह से, यहाँ पे हम देखेंगे। प्रिंट इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। जब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे, फॉर एग्जाम्पल उससे पहले जब चर्च के मेंबर जो लोगों को बोलते थे वो वही करते थे, लेकिन अब इंटेलेक्चुअल्स तैयार हुए, अब लोग खुद भी पढ़ सकते थे। इसी तरह से काफी ज्यादा रेबिलियस या इरिलीजियस थॉट्स लोगों में आने लगे। यहाँ पे मैं एक आदमी का किस्सा सुनाता हूँ। 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर था जिसका नाम था मार्टिन ल्यूथर। उन्होंने 95 थीसिस लिखी जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया रोमन कैथोलिक चर्च को कि ये जो चर्च के मेंबर जो लोगों को बोलते हैं वैसा बाइबल में नहीं लिखा है। तो मार्टिन ल्यूथर ने खुद भी बाइबल पढ़ी थी अब, क्योंकि प्रिंट अब आम हो गया था। अब कोई भी इंसान जिसके पास पैसे, थोड़े बहुत पैसे होते, तो वो बाइबल को खरीद कर खुद भी पढ़ सकता था। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो चर्च के मेंबर जो हमसे मतलब बात कर रहे हैं कि आप चर्च में आएंगे तब जाके गॉड आपकी सुनेगा, ऐसा बिल्कुल भी बाइबल में नहीं लिखा है। तो इस तरह की थीसिस जब उन्होंने लिखी, उसके बाद अलग अलग जगहों पे जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनके गेट्स पर इनकी कॉपीज वगैरह को वहां पे छपाया गया। तो इस तरह से काफी ज्यादा लोग जो थे रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ हो गए। तो अब दूसरा एक रिलीजियस मतलब हम कह सकते हैं सेक्ट तैयार हो गया क्रिश्चियनिटी में, जिनको प्रोटेस्टेंट्स कहने लगे। तो अब कैथोलिक्स एक तरफ थे और प्रोटेस्टेंट्स दूसरी तरफ। लेकिन ये प्रोटेस्टेंट्स किस तरह से बने, प्रिंट की बदौलत। इसके अलावा प्रिंट एंड डिसेंट, तो प्रिंट और उसके ऊपर अब नजर रखनी है, मतलब हम कह सकते हैं ना सेंसरशिप वगैरह, जब कोई किसी पर लाग देता है, खासकर जो गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च ने ही ऐसा किया, क्योंकि अब आम लोग भी जो कम पढ़े लिखे भी थे वो भी अब चर्च के खिलाफ बोल रहे थे। तो यहाँ पे एक आदमी था 16th सेंचुरी में, मेनोचियो, ये इटली का था, जिन्होंने अपनी लोकेलिटी में जो बुक्स वगैरह उनको उनको दस्तियाब थी वो पढ़कर बाइबल में जो लिखा है उसके ऊपर अपनी टिप्पणी वगैरह बतानी शुरू की और क्रिटिसाइज करने लगा रोमन कैथोलिक चर्च को, जिसकी बदौलत उसको 2 बार गिरफ्तार भी किया गया और तीसरी बार उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें जो 1558 के बाद जो रोमन कैथोलिक चर्च था उन्होंने बहुत सारी किताबों पे सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब उन पर बैन लगा दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर लोग वो किताबें पढ़ेंगे तो वो भी हमारे खिलाफ बोल पड़ेंगे। तो इस तरह से प्रिंट ने लोगों की आंखें खोल दी, उन्हें पता चला कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके अलावा रीडिंग मैनिया, रीडिंग मैनिया हम उसको बोलेंगे जब ज्यादा से ज्यादा लोग अब अपना जो लेजर टाइम है वो पढ़ाई में मरकूज करते हैं और जिनको पढ़ना अब एक हॉबी लग रहा था, तो पढ़ने का शौक ज्यादा से ज्यादा लोगों में पढ़ने लगा था। तो इसकी जो वजूहत थी वो इस तरह से थी। कहा जाता है कि 17th और 18th सेंचुरी में लिटरेसी रेट जो थी काफी ज्यादा बहुत सारे इलाकों में बढ़ने लगी। अगर हम बात करें सारे यूरोप में लिटरेसी रेट नहीं बढ़ने लगी थी। 20th सेंचुरी में भी बहुत सारी जगहों पे यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत कम थी, लेकिन 17th और 18th सेंचुरी में उससे पहले के मुकाबले काफी ज्यादा लिटरेसी रेट बढ़ गई थी। जो चर्च स्कूल्स वगैरह चला रहे थे या मिशनरी चलाते थे उनमें काफी ज्यादा पीजेंट्स और आर्टिजन्स लिटरेट हुए। इसके अलावा जो लिटरेट स्टूडेंट्स होते हैं तो वो पढ़ना पसंद करते हैं, बुक्स भी अच्छे से अवेलेबल थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट की बदौलत किताबें अब मार्केट में आ रही थी। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चीप बुक्स एमंग कॉमन पीपल, आम लोगों में अब सस्ती किताबें मतलब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, वहाँ पे बेचने लगे। जिस तरह से इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स जो काफ़ी छोटी किताबें होती थी, जिनको पेडलर्स वगैरह, रेडी वाले वगैरह बेचते थे, जिनको चैपमैन कहते थे। इसी तरह से फ्रांस में ब्लू थिक ब्लू कलर का ये मतलब हम कह सकते हैं कुछ 4 या 6 पेजेस की बुक रोमांसेस वगैरह हुआ करती थी, जो वहाँ पे काफी ज्यादा बिकती थी।
वहाँ पे भी पैडलर्स वगैरह उनको बेचते थे। तो इनमें काफ़ी सस्ते क्वालिटी का पेपर वगैरह इस्तेमाल होता था। तो पेनी, कुछ पेनीज में ही, कुछ पैसों में ही ये किताबें वगैरह लोग खरीद सकते थे। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिकल प्रेस, इसके अलावा जो पीरियोडिकल प्रेसेस वगैरह वो भी छपने लगे रेगुलरली या वीकली, बहुत सारे मैगजीन्स, न्यूज़ पेपर्स वगैरह पब्लिश होने लगे। इसके अलावा फिलॉसफीज, डिस्कवरीज वगैरह भी प्रिंट होने लगी। अगर हम बात करें जैसे कि इसाक न्यूटन वगैरह थे, ग्रीगर जॉन मेंडल थे, उनकी डिस्कवरीज वगैरह, उनकी इन्वेंशंस वगैरह लोगों के सामने आने लगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के आइडियाज जैसे कि पेन, वोल्टायर, रूसो वगैरह के जो थॉट्स थे वो लोगों के सामने आए। अगर आपको याद हो 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो जज्बा है लोगों के बीच जो ये आया कि हम किस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से लिखा गया है कि लोग अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं, ये प्रिंट की बदौलत ही हुआ। तो इंशाल्लाह अगले आने वाले टॉपिक्स अगले आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।